हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे थे उसी सीरीज़ में हम आगे बात करेंगे। जो हमारी बुक 1 है, बुक 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर ये जो यूजर नेम है इसको सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने PDF नोट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, eklavyastudypoint.com। यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबके जो डिटेल नोट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारी जो बुक 1 है उसका नाम है भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है जो हमारे सिलेबस में आ रहा था, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, चैप्टर नंबर 2 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये कंप्लीट हो चुका है। और जो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, जैसा कि आपको पता है। इस चैप्टर के साथ में हमारी जो बुक 1 होती है वो होती है कंप्लीट, और ये इसका लास्ट चैप्टर है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमने इस बुक के अंदर पढ़े हैं, और ये है प्लेलिस्ट। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर बुक 1 और बुक 2 के जितने भी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन सबको देख सकते हैं जाकर। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामुदायिक पहचान यानी कि जो कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्या महत्व होता है। उसी के साथ में हम बात करेंगे समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य के बारे में। ये तीनों जो अवधारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसको हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक विविधता और भारत, किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता होती है वो भारत के लिए कुछ नए अवसरों को पैदा करती है, और साथ में किस तरीके की चुनौतियां लेकर आती है भारत के अंदर, उनको जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत में क्षेत्रवाद किस तरीके से फैला हुआ है, क्षेत्रवाद के कौन कौन से आधार हैं। साथ ही बात करेंगे कि जब भारत का निर्माण हो रहा था यानी कि राष्ट्र निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी उस समय जितने भी अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से की गई है, और भारत में जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था उन्होंने किस तरीके से जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके अधिकारों की वकालत की थी। इसी के साथ में हम जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि कुछ शब्दावली जिसमें धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और राष्ट्र राज्य, इनके बारे में समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक राज्य किस तरीके से काम कर सकता है, और जो नागरिक समाज होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, समाज में कुछ प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिसमें जाति, धर्म, इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो किस तरीके से समाज में काम करते हैं। हम पढ़ के आए हैं कि ये जो संस्थाएं होती हैं समाज में लोगों को एक साथ लाने का काम करती हैं, उनके बीच में संपर्क साधने का काम होता है, वो ये संस्थाएं करती हैं, जिससे कि जो सामूहिक पहचान होती है उसको बढ़ावा मिलता है। लेकिन यही संस्थाएं समाज में असमानता को लेकर आती हैं यानी कि भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, और जो बहिष्कार होता है उसको भी प्रमोट करती हैं, उसको भी बढ़ावा देने का काम करती हैं। जो विविधता शब्द है वो असमानता से बिल्कुल अलग है। विविधता में क्या होता है, अंतरों पर बल दिया जाता है, और असमानता में क्या होता है, हम भेदभाव को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, तो ए का जो कल्चर है वो अलग है, बी का जो कल्चर है वो भी अलग है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें विविधता देखने को मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है। लेकिन अगर हम असमानता को फॉलो करते हैं जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो आप इसके अंदर देखोगे कि इनके बीच में क्या भेदभाव है। आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि किस प्रकार ए का जो कल्चर है, ए की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, और जो बी का कल्चर है या फिर जो बी है उसकी संस्कृति वो है किस प्रकार ए से कम महत्वपूर्ण है। तो ये क्या दिखाता है, ये भेदभाव को फॉलो करता है। और लेकिन अगर हम विविधता की बात करते हैं तो वो जो अंतर होते हैं उस पर ज्यादा जोर देता है। अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, क्योंकि हमें यहाँ पर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, त्योहारों के आधार पर, ठीक है, तो इस प्रकार से विविधता देखने को मिलती है। भारत के अंदर कई प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं, भारत के अंदर ये लोग रहते हैं। भारत में विश्व के जितने भी धर्म है उन सभी के अनुयायी भारत में निवास करते हैं।
अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो समाज में, संसार में मनुष्य को अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको एक स्थायी पहचान की जरूरत होती है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं समाज में किस तरीके से काम कर सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका रह सकती है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो पहचान होती है, स्थायी जो पहचान होती है, वो जरूरी होती है अगर हमें संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है। हमारा जो समुदाय होता है, ये हमें सिखाता है कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है। ठीक है, अगर समाज जो है ये नहीं सिखाएगा कि हमें समाज में किस प्रकार रहना है, तो इसकी वजह से कई तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। आपने पढ़ा था समाजीकरण के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक बच्चा होता है, वो समाज के बाहर, समाज में जाता है और समाज के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कस्टम ट्रेडिशन, उन सबको सीखने का काम करता है और समाज का एक जो एक्टिव मेंबर होता है वो बन जाता है। तो इस तरीके से हमने सीखा है और इन्हीं के आधार पर समाज में जो भी उसकी भूमिका को लेकर प्रश्न उठते हैं, उसका उत्तर देने में वो व्यक्ति सक्षम हो पाता है। अगर हम बात करते हैं, जो हमारा समुदाय होता है वो हमें भाषाई मूल्य और जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनको प्रदान करता है, उनको सिखाने का काम करता है, जिसके आधार पर हम विश्व को अच्छे से समझ पाते हैं और जो हमारी जो पहचान होती है उसको भी सहारा देता है, उसको भी बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जो सामुदायिक पहचान होती है वो जन्म पर आधारित होती है, अपनेपन पर आधारित होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं जाति, क्या जाति एक सामुदायिक पहचान है, तो जाति की जो सदस्यता होती है वो किस पर आधारित होती है, जन्म पर आधारित होती है, ना कि हमारी योग्यता पर। ठीक है, तो जाति जो होती है जन्म पर आधारित होती है, तो इस तरीके से जो सामुदायिक पहचान होती है वो जन्म पर आधारित होती है, ना कि किसी हमारी योग्यता पर। तो ये क्या होता है, जो सामुदायिक पहचान होती है वो इस बात करती है कि हम क्या हैं, यानी कि नेचुरली हम क्या हैं, हम किस जगह पर पैदा हुए, किस समुदाय के अंदर पैदा हुए, उसकी बात करती है, ना कि ये बात करते हैं कि हम क्या बन गए हैं। आपने किसी गरीब घर में जन्म लिया है, लेकिन अगर आप बड़े आदमी बन गए हो, मतलब अमीर बन गए हो, तो ये इसकी बात नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी सामुदायिक पहचान है वो वही रहेगी जिसमें आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सामुदायिक पहचान होती है उसकी पहचान की जाती है। किसी समुदाय में जन्म लेना जो होता है वो हमारे वश में नहीं होता, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जन्म से निर्धारित होती है, सामुदायिक पहचान का निर्धारण होता है वो जन्म से होता है और संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इसमें कोई भी महत्व नहीं रखती है, कोई उसमें शामिल नहीं होती है। लोग जो होता है उन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनमें उनकी सदस्यता पूरी तरह से जन्म पर आधारित होती है। यानी कि एक जाति के जो लोग होते हैं अपनी जाति के सदस्यों के साथ में सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनके दिमाग में ये बात भरी पड़ी है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मेरी जाति से आते हैं, हमारे अंदर एक अपनेपन की भावना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सामुदायिक पहचान होती है वो काम करती है। अगर हम बात करते हैं समुदाय, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के बारे में, तो समुदाय यानी कि कम्युनिटी क्या होती है, नेशन क्या है, और नेशन जो नेशन स्टेट है वो क्या है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो समुदाय जो होता है कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान रुचियों, मूल्यों, लक्ष्यों को साझा करते हैं और नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यानी कि जिनके पास सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम उनके वैल्यूज होती हैं, सेम उनके, हम कह सकते हैं एम्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो लोग समुदाय के अंदर आते हैं। ये चीजें हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि समुदाय क्या होता है, राज्य क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो समान पहचान साझा करते हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक, जातीय, ऐतिहासिक या भाषाई संबंधों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हमें वो लोग, जितने भी समुदाय, समाज में जितने भी लोग थे जिनके पास सेम इंटरेस्ट थे, वैल्यूज थे, ऑब्जेक्टिव थे, लक्ष्य एक जैसे थे, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो समुदाय कहलाता है। सेम उन दोनों के बीच में क्या, हम कह सकते हैं क्या संबंध होते हैं, चाहे अगर हम सांस्कृतिक बात करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं, जातीय संबंधों की बात करते हैं, ऐतिहासिक संबंधों की बात करते हैं, भाषाई संबंधों की बात करते हैं, तो वो राष्ट्र का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, यह साझा पहचान इनके सदस्यों के बीच अपनेपन और एकजुटता की भावना को पैदा करने का काम करती है। अगर हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है, यानी कि पॉलिटिकल यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है, जिसकी परिभाषा एक क्षेत्र पर निर्धारित होती है। यानी कि राज्य एक ऐसी इकाई होती है जिसके पास अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है और वहां पर एक जनसंख्या निवास करती है, और उस जनसंख्या से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को करती है सरकार। और सरकार जो होती है वो किस प्रकार, वो कैसी होती है, वो संप्रभु सरकार होती है, उसके पास संप्रभुता होती है। तो राज्य को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पास यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा उसके पास सरकार होनी चाहिए, वहां पर एक सरकार कार्य करती रहनी चाहिए, और जो चौथा जो हमें प्रमुख तत्व देखने को मिलता है वो है संप्रभुता,
यानी कि सॉवरेनिटी वहाँ पर रहनी चाहिए। तो ये जो 4 यूनिट, 4 इकाई हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, वो सभी मिलकर एक स्टेट को बनाते हैं। यही कानूनी और राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र और लोगों पर संप्रभुता रखता है। ठीक है। राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, यानी कि राष्ट्र जो होता है वो एक राजनीतिक सामूहिकता यानी कि एक राज्य का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक एकता की इच्छा स्वयं को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है, यानी कि जो राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं और एक राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। राष्ट्र जो है एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना मुश्किल है, और आज भी जो राष्ट्र होता है, नेशन होता है, उसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, निर्जाति आदि नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास उनकी कोई एक सामान्य भाषा नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमें नहीं देखने को मिलती हैं। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र जो होता है उसकी जो सीमाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। अगर हम पहले के टाइम पे बात करते हैं तो राष्ट्र की जो सीमाएं होती थी वो निश्चित नहीं होती थी, लेकिन राज्य की जो सीमाएं थी वो निश्चित होती थी। अगर आज के टाइम पे बात करते हैं तो आज के टाइम पे भी एक राष्ट्र मतलब एक राज्य और एक राज्य मतलब एक राष्ट्र, तो वो आगे हम देखने वाले हैं। तो दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या निर्जातियां जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो भारत में भी रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो ये क्या है, एक राष्ट्र के रूप में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जो बंगाली है, बंगाली भाषा भारत में भी बोली जाती है और बांग्लादेश में भी बोली जाती है, तो वो एक राष्ट्र के रूप में काम करती है। ठीक है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब ये देख लो कि उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, तो वो एक क्या है, वो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एक एकीकृत राष्ट्र का, यानी कि वो लोग आपस में एक जगह पर रहकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है। ये वर्तमान की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार राष्ट्र कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जिनका एक अपना राज्य होता है। लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं, जब राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो उससे पहले क्या होता था कि जो अलग अलग देश होते थे उनकी जो सीमाएं होती थी वो निर्धारित होती थी, लेकिन उनके अंदर जो सांस्कृतिक जो समूह होते थे, ठीक है, जो सामुदायिक समूह होते थे वो अलग होते थे, तो उससे एक राष्ट्र बनता था और जो राष्ट्र की सीमाएं थी वो एक राज्य से परे जा सकती थी, राज्य के बाहर जा सकती थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्र कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जिनका एक अपना राज्य होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्र मतलब एक राज्य, यानी कि एक राष्ट्र होगा उसका अपना एक राज्य होगा, एक राज्य है उसकी अपना एक राष्ट्र होगा। ठीक है, लेकिन ये एक नया विकास है जो आज के टाइम पर चल रहा है। जिस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, सोवियत संघ ने जिन लोगों पर उसका शासन था वे विभिन्न राष्ट्रों के थे और उसमें 100 से भी अधिक जो आंतरिक राष्ट्रीयताएं थी उनको मान्यता दे रखी थी। यानी कि सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, और उन देशों के बीच में क्या था कि सांस्कृतिक जो विविधता थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उसने क्या करा था कि आंतरिक जो राष्ट्रीयता थी उसको भी मान्यता दे रखी थी। ये एक राष्ट्र का एक उदाहरण है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है, ऐसा माना जाता है। सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं, इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार के सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो सामुदायिक पहचान है वो बनी रहे। ठीक है, यानी कि जो पहले से विद्यमान जो सामुदायिक पहचान है उसको खतरनाक मानते हैं और उसको हमेशा दमन करना चाहते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि आज के टाइम पे वर्तमान समय में जो नई सामुदायिक पहचानें हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बात करते हैं आत्मसातकरण, और एक शब्द है एकीकरणवाद, आत्मसातवाद। तो इसके ये क्या होता है? आत्मसातकरण की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जिसके अंदर निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई समुदायों की पहचान को एकदम दबा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो विविधता होती है उसको खत्म करने की बात की जाती है। समूहों के बीच पाई जाने वाली सांस्कृतिक जो भिन्नताएं होती हैं उसको मिटाने की कोशिश की जाती है आत्मसातकरण के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक देश है, यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की क्या कहते हैं सांस्कृतिक समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, बी सी डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डी समुदाय है उसकी जो बाहुल्यता है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि जो ए, बी और सी जो सांस्कृतिक समूह है उनको खत्म करने की कोशिश करती है और उन पर अपना डोमिनेंस बनाने का काम करती है।
इस यहाँ पर ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिसकी वजह से ये जो समुदाय होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएं, वो मिट जाएं। तो ये आत्मसातकरण की नीतियां होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम एकीकरण की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जो केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखना चाहती हैं, जिसके लिए वे सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से निर्जातीय राष्ट्रीय और जो सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करती है। यानी कि क्या होता है कि जो एकीकरण की नीतियां होती हैं वो जो पहचान होती है उसको प्रमोट करने का काम करती हैं, लेकिन आत्मसातकरण की नीतियां क्या करती हैं, वो जो पहचान होती है, भिन्नताएं होती हैं, उसको बिल्कुल मिटाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर समायोजित करने की बात आती है एकीकरण के अंदर। ठीक है, तो जो लेन देन होता है, सांस्कृतिक लेन देन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो एकीकरण की नीतियों के अंदर आता है। लेकिन अगर हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, एकीकरण की जो नीतियां होती है निजी क्षेत्र में अपनी जो सांस्कृतिक पहचान होती है उसको बनाए रखने की इजाजत देती है, उसको अलाउ करती हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता और भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है, क्योंकि भारत में हमने बात करी है भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। भारत में हर प्रकार का जो कल्चर होता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हर पूरे विश्व में जितना भी कल्चर होता है उसको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं भारत में हमें देखने को मिलते हैं। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि पर विश्व में इसका दूसरा स्थान है। लेकिन अगर हम नवीनतम आंकड़ों की बात करते हैं तो वो पहले स्थान पर आ चुका है और दूसरे स्थान पर चीन पीछे जा चुका है जनसंख्या के आधार पर। 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है कुल मिलाकर 1600 जो 32 बोलियां होती हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। यानी भाषा के आधार पर भी हमें बहुत ज्यादा भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें स्थान दिया गया है, उसमें शामिल किया गया है। और ये 22 जो भाषाएं होती हैं वो इसको संरक्षण देने का काम करती हैं, और जो संरक्षण होता है वो सरकार इन भाषाओं को प्रदान करता है। यहाँ की अगर हम 80% की आबादी की बात करते हैं वो हिंदुओं की है, जिसमें हमें हिंदुओं के अंदर जाति और जो भाषाई जो विविधता होती है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्षेत्र रूप से काफी ज्यादा अलग थलग पड़े हुए हैं। भारत की स्थिति ना तो आत्मसातकरणवादी है और ना ही एकीकरणवादी, यानी कि भारत की जो नीति है वो ना तो किसी जो सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं उसको खत्म करने की और ना ही उन सभी को समायोजित करके एक साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं कि जो जैसा है वो वैसा बना रहे हैं, जिसकी जो पहचान है वो उसी पहचान को आगे बढ़ाए। प्रारंभ से ही भारतीय राज्य में आत्मसातकरणवादी जो नीति है उसको नहीं माना गया, यानी कि उसको फॉलो नहीं किया गया है। संविधान में ये घोषणा की गई है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। आगे हम बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता होता है उसके दो अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। एक जो पहला अर्थ होता है वो हमें जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित होता है, लेकिन जो दूसरा जो जो अर्थ होता है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं किस प्रकार तो भारत में क्षेत्रवाद है वो फैला हुआ है। भारत में जो क्षेत्रवाद होता है उसका जो मेन स्रोत है वो क्या है, वो भाषा है, संस्कृतियां हैं और जनजाति धर्म। तो इनके आधार पर हमें क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। भारतीय संघवाद यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम, वो क्षेत्रीय भावुकताओं, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं उनको समायोजित करने का काम करती है। क्योंकि संघवाद के अंदर हमें क्या होता है कि अलग अलग जो स्तर होते हैं वो देखने को मिलते हैं सरकार के अंदर। तो यहाँ से क्या होता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं वो सभी की फुलफिल हो जाती हैं इस संघवाद के अंदर। तो एक साधन के रूप में काम करता है जहाँ पर जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं वो एक साथ काम करती हैं। भारतीय राज्य ने जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था है उसको ही बनाए रखा है। ठीक है, तो ये जो संघवाद का जो सिस्टम है वो भी ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था है उसके अंदर आता है, तो उसको कंटिन्यू उन्होंने करा। भारत जो है बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित था जिसको प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। ठीक है, ये बहुजातीय और बहुभाषीय प्रांतीय राज्य थे। ठीक है, जो भारत संघ कहे जाने वाले जो अर्ध संघीय राज्य था उसकी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करते थे। ये तो बात होगी भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे वो उस पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था। ठीक है, तो भारत में हमें कुछ ऐसी रियासतें भी देखने को मिलती हैं जो देशी थी, वहां पर भारत के जो स्थानीय राजा थे वो शासन करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रांतों के अलावा भारत में अनेक देशी रियासतें थी जिसमें जो स्थानीय राजा थे वो काम करते थे, और वो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको टैक्स के रूप में कुछ पैसा देते थे और अपना शासन करते थे।
भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में निर्जातीय जो राष्ट्रीय पहचान है उसको बनाने के लिए अत्यंत सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था तो वहां पर प्रांतों का गठन किया गया था, तो वो भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, जो झारखंड है वो आता है, दूसरे में छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे में जो उत्तराखंड है, ठीक है, यूके, वो हमें देखने को मिलता है। तो जो भाषा है वहां पर उसने कोई प्रमुख भूमिका अदा नहीं की है। ठीक है, पहली तो बात क्या होगी, जब भारत आजाद हुआ था वहां पर राष्ट्र जो राज्य थे उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, लेकिन टाइम के साथ में बदलाव आया और जो 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था तो भाषा ने वहां पर कोई भी प्रमुख जो भूमिका है वो अदा नहीं की गई थी। लेकिन वहां पर किसको महत्व दिया गया था, जनजातीय पहचान थी, क्षेत्रीय वंचन था और पारिस्थितिकी थी, उस पर आधार, उसको आधार बनाकर नए राज्यों का निर्माण किया था। अगर हम बात करते हैं धर्म से संबंधित कुछ मुद्दे और पहचाने, तो भारत में धर्म से संबंधित क्या मुद्दे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सांस्कृतिक विविधता में शायद धार्मिक मुद्दों और धर्म आधारित पहचानों के मुद्दे सबसे अधिक विवादास्पद हैं, यानी कि उनके बीच में ज्यादा संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके बीच में। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रश्न राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूह के साथ संबंधों के बारे में होते हैं जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो किस प्रकार राज्य के धर्म और राजनीतिक समूह के बीच में संबंध होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, संघर्ष के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में क्या अपने विचार देते हैं, उनके बारे में अपन लोग आगे पढ़ेंगे। जो राज्य होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, वो विभिन्न धार्मिक, निर्जातीय और अन्य समुदाय के साथ जो संख्या में और शक्ति में असमान रूप से काम करते हैं। शक्ति का क्या मतलब होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति होती है वो उनके पास कम होती है, तो उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करता है वो इसके मुद्दों के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकार के बारे में और किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उनके अधिकारों का ध्यान रखा गया है। एक मजबूत और लोकतंत्रात्मक जो राष्ट्र होता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जितने भी उस देश में, उस राष्ट्र में समूह हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार होते हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, तो उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनकी आवश्यकता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उनकी आवश्यकता रहती है अगर हमें देश को एक मजबूत और एक लोकतांत्रिक जो आधार है वो प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और इसका एक सिर्फ संख्यात्मक विशेषता के आधार पर और ज्यादा महत्व है, के अलावा और ज्यादा महत्व हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम अल्पसंख्यक समूहों के बारे में बात करते हैं तो अल्पसंख्यक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, एक तो फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या होता है, सुविधा और हानि का, असुविधा या फिर जो हानि होती है उसका भाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, एक तो होती है उनकी जो संख्या होती है वो कम रहती है और दूसरी क्या होती है, दूसरे अल्पसंख्यक समूह के अंदर वो आते हैं जिनके पास असुविधा होती है, यानी कि उनके पास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं रहती है और उनको हानि हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों की एक परिभाषा होती है। अल्पसंख्यक शब्द का अभिप्राय छोटे लेकिन साथ ही सुविधा वंचित समूह होते हैं, यानी कि जो सुविधा से वंचित हैं उन समूह से इसका अभिप्राय होता है, ये उसका अर्थ होता है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकी प्रभाव के कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस देश में बहुसंख्यक वर्ग है उस देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसको संरक्षण देने का काम संविधान के द्वारा किया जाना चाहिए, उसको विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो बहुसंख्यक वर्ग होता है वो अल्पसंख्यक वर्ग पर अपना आधिपत्य ना कर सके, उस पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सके। ठीक है, तो इसके लिए उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है और भारत के अंदर भी जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनको विशेष संरक्षण दिया गया है। ठीक है, संविधान में कुछ जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यक समूह को ही प्रदान किए गए हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्षों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की जो अनिवार्य आवश्यकता थी उसको महत्वपूर्ण समझा था, उसको आवश्यक समझा था। यानी कि भारत में जितने भी नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भारत की जो विविधता थी उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान करेंगे, कुछ प्रोविजंस करेंगे जिसकी वजह से जो सांस्कृतिक विविधता थी भारत के अंदर उसको आदर दिया गया और उसको मान्यता दी गई। विविधता में अनेकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मुहावरा है वो भारतीय समाज के बहुल तथा विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। यानी कि भारत में किस तरीके से समाज है वो काम करता है वो हमें इस श्लोक से सुनाई देता है। ठीक है, जो है विविधता में एकता। ठीक है, यानी कि भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में
इकट्ठा है, एकजुट है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो भारतीय जो समाज है उसका जो स्वरूप है उसके समझने का एक सूत्र ये मुहावरा बन गया है। अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत सारे सत्र हुआ करते थे, सेशंस हुआ करते थे, तो इसमें विचार विमर्श होता था। तो उसमें बात करी गई है अल्पसंख्यकों और जो सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएं की गई हैं, इन पर बात की गई है। और ये जितनी भी बातें हुई थी इनके अधिकार को लेकर वो भारतीय संविधान में यहाँ पर इनको प्रावधान किया गया है, इनका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर अभिव्यक्ति मिली है। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, संविधान के निर्माता थे, वो ये जानते थे कि अगर हमें एक संयुक्त राष्ट्र बनाना है, एक यूनाइट नेशन बनाना है, एक मजबूत अपने देश का निर्माण करना है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब भारत में जितने भी वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग हो, उन सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार मिलेगा, उनको अपनी भाषा का विकास करने का अधिकार मिलेगा, जो उनकी संस्कृति होती है उसको फॉलो करने का अधिकार मिलेगा। तभी वो तभी हम एक जो मजबूत देश होता है, एक संयुक्त राष्ट्र होता है, उसका निर्माण कर सकेंगे। अब अल्पसंख्यक एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो विशेष प्रावधान करते हैं अल्पसंख्यक समूह के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो अनुच्छेद 29 है, वो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। राज्य द्वारा पोषित या जो राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान है उसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करते हैं तो धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि अल्पसंख्यक समूह है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनका अधिकार होगा और उन पर प्रशासन करने का भी अधिकार होगा, वो उन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य जो है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपने भाषा पर आधारित कोई भी शिक्षा संस्थान का निर्माण करते हैं तो उनको सहायता देने में जो राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में लिप्त है, यानी कि उसका काम करती है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, शिक्षा संस्थान है, तो राज्य जो है उनको संरक्षण देगा, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, उस पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि ये एक जो धर्म और या फिर जो भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में ये शामिल होता है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में जो 2 अनुच्छेद है वो सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण देते हैं जो अल्पसंख्यक वर्गों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम सांप्रदायिकता की, धर्मनिरपेक्षता की और राष्ट्र राज्य के बारे में बात करते हैं तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? आक्रामक उग्रवाद। यानी कि उग्रवाद क्या होता है? उग्रवाद एक ऐसी अभिवृत्ति होती है जिसमें जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और जो दूसरे समूह होते हैं उनको निम्न अथवा अपना विरोधी समझती है, तो ये उग्रवाद कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपनी जो संस्कृति होती है, अपना जो समूह होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी जितने भी अन्य समूह होते हैं उनको विरोधी समझा जाता है, उनको निम्न माना जाता है, उनको नीच माना जाता है। जो सांप्रदायिकता होती है वो राजनीति से सरोकार रखती है, ना कि धर्म से। यानी कि जो उग्रवाद होता है, सांप्रदायिकता होती है, वो धर्म से संबंधित नहीं होती है, वो राजनीति से संबंधित होती है। भारत में जो सांप्रदायिकता एक विशेष मुद्दा बन गया है क्योंकि यह तनाव और हिंसा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर सामने उभरा है। यानी कि भारत में अगर हम बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता होती है उससे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है विभिन्न जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके बीच में, पॉलिटिकल जो पार्टीज होते हैं उनके बीच में, और वो जो तनाव होता है वो हिंसा का रूप ले लेता है। भारत में हमें कई तरह की जो हिंसाएं होती हैं वो देखने को मिलती है, जिसका मेन कारण क्या होता है? वो संप्रदायवाद होता है, कम्युनलिज्म होता है। हमारे यहाँ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को लेकर समन्वयवाद शामिल होता है। यानी कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास से लेकर आज के टाइम तक सहअस्तित्व को, एग्जिस्टेंस की बात की जाती है, यानी कि हम तुम एक साथ रह सकते हैं एक झोपड़ी के नीचे। ठीक है, तो इसकी बात की जाती है और शांतिपूर्ण तरीके से ये रहन सहन की बात की जाती है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो बेसिकली धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसमें ये आता है कि पहले क्या था, कुछ चर्च हुआ करते थे और स्टेट हुआ करता था। तो जो चर्च था वो स्टेट को कंट्रोल करने का काम करता था। स्टेट जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाता था वो चर्च को ध्यान में रख के बनाता था। तो ऐसे में जो धर्म था वो एक सार्वजनिक मुद्दा बन के उभरा था। ठीक है, तो इसी टाइम पे वहां पर क्रांति होती है और जो धर्म होता है उसके बारे में बात की जाती है और
जो राज्य होता है उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना दिया जाता है, यानी कि अब जो चर्च होगा वो राज्य पर कंट्रोल नहीं करेगा, धर्म जो होगा राज्य से बिल्कुल अलग होगा। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो धर्म होता है वो क्या काम करता है, वो जो स्टेट होता है उसको गाइडेंस देने का काम करता है धर्म, ठीक है, यानी कि अच्छी प्रकार से किस तरीके से शासन किया जाए ये धर्म उसको मार्गदर्शन देने का काम करता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि धर्म का बेसिकली मतलब, धर्मनिरपेक्षवाद का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है, यानी कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता शामिल होती है। पाश्चात्य संदर्भ में इन शब्दों का भाव चर्च और राज्य की पृथकता का द्योतक है, यानी कि राज्य और चर्च के बीच में किसी भी तरीके का संबंध नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। यह पृथक्करण नवजीवन से धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था। अभी मैंने बात की है किस तरीके से चर्च था वो स्टेट पर कंट्रोल करने का काम करता था, और जो धर्म था वो सार्वजनिक मुद्दों में आ गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या था, वहां पर क्रांतियां होने लगी थी, लोग उसका विरोध करने लगे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, धर्म को जो सार्वजनिक जीवन था उससे पीछे हटाकर उसको व्यक्तिगत व्यवहार में डाल दिया गया था, और जो शिक्षा थी उसको सार्वजनिक बना दिया गया था, ठीक है। तो धर्म धर्म जो है राज्य से पीछे हटता जा रहा है, तो वो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष बनता जा रहा है पाश्चात्य संदर्भ में। अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में और बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व के समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्क शक्ति के उदय से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक शब्द देखने को मिल रहा है आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें विज्ञान देखने को मिलता है, यानी कि साइंस, हमें जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि जो तार्किक शक्ति होती है वो देखने को मिलती है, और कई तरह की क्या होती है यहाँ पर एनलाइटमेंट आती है, एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट ट्रेडिशन आप पढ़ोगे आगे जाकर, तो उसमें हमें बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, जैसे जैसे समाज में ये चीजें आती हैं, जो समाज है वो आपस में धर्मनिरपेक्ष बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे समाज जो है आधुनिक बनेगा वैसे ही समाज जो होगा वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ता जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है, यानी कि जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, वो किसी विशेष धर्म को महत्व ना देकर जितने भी धर्म होते हैं सभी को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करता है। इस भाव में जो ये भाव है वो किसका है, वो भारतीय भाव है। भारतीय संदर्भ में अब हम बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो इस भाव में जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक उग्रवाद का विरोधी है, और इसमें धर्म के प्रति जो विद्वेष होता है उसका भाव जरूरी होना नहीं होता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के अंदर हम किसी भी तरीके का विरोध नहीं रखते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के प्रति समान आदर का द्योतक है, ना कि अलगाव या फिर दूरी का, ठीक है। तो एक धर्म व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर किया जाए, ना कि किसी के साथ भेदभाव या फिर अलगाव किया जाए, तो ये धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है। अब हम राज्य के बारे में बात करते हैं, तो राज्य क्या है, ठीक है, किस तरीके से राज्य में जो व्यवस्था होती है वो काम करती है। एक सत्तावादी राज्य लोकतांत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है, यानी कि जहाँ पर सत्तावाद काम करता है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है वो काम करता है, और जो लोकतंत्रात्मक जो राज्य होता है उसके विपरीत होता है, उसके अलग काम करता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक जो राज्य होता है उसके अंदर क्या काम किया जाता है, लोगों के पास जो समान अधिकार होते हैं वो काम करते हैं, चाहे हम अगर हम बात करते हैं सामाजिक अधिकारों की बात करें, चाहे राजनीतिक अधिकार, चाहे आर्थिक अधिकार, तो इस तरीके से जो लोकतंत्रात्मक राज्य होता है वो जितने भी व्यक्ति होते हैं उसके वेलफेयर पर बढ़ावा देता है, उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है। लेकिन एक सत्तावादी जो राज्य है वो किसी एक व्यक्ति पर बात करता है, ठीक है। तो ये एक सत्तावादी राज्य और जो लोकतंत्रात्मक राज्य है उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। एक सत्तावादी राज्य में लोगों की जो आवाज होती है उसको नहीं सुना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है वो मेन होता है, और सारी की सारी जो नीतियां बनाई जाएंगी वो उसी व्यक्ति को आधार में रखकर बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है, जिसके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर हम लोकतंत्रात्मक राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो वहां पर लोगों की जो आवाज होती है उसको सुना जाता है, ठीक है। और लोकतंत्रात्मक जो राज्य होता है उसके अंदर किसी के पास भी पावर होती है, शक्ति होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। अनेक प्रकार की जो नागरिक स्वतंत्रताएं होती हैं उनको सीमित या समाप्त कर दिया जाता है एक सत्तावादी राज्य के अंदर। अब हम बात करते हैं नागरिक समाज के बारे में।
ठीक है, यानी कि जो सिविल सोसाइटी होती है उसके बारे में। तो नागरिक समाज जो होता है सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकीय गैर बाजारीय भाग होता है, जिसमें अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं संस्थाओं का निर्माण करने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे आते हैं। यानी कि जो सार्वजनिक अधिकार होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो लोग बाजार में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो आगे आकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं अपनी इच्छा से, और वो समाज में वेलफेयर का काम करते हैं। ये सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है, यहाँ व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते हैं, राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितने व्यक्ति मिलकर सामाजिक जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर बात करते हैं, और जो राज्य की नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं, राज्य की नीतियों को प्रभावित करने का काम ये नागरिक समाज के माध्यम से किया जाता है। अपने सामूहिक जो हित होते हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है, और विभिन्न कार्यों के लिए ये समर्थन जुटाना चाहते हैं। इसमें जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जनसंचार की संस्थाएं, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, अन्य प्रकार के जो सामूहिक तत्व होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसौटियां क्या है कि जो संगठन है वो राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है उस पर राज्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो राज्य से नियंत्रित नहीं होना चाहिए, और विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाले तत्व उसमें शामिल ना हो, यानी कि प्रॉफिट ना कमाया जाए उस संस्था के अंदर। तो ये नागरिक समाज की एक डेफिनेशन होती है, उस किस तरीके से नागरिक समाज जो होता है उसमें शामिल किया जा सकता है, उसके लिए मुख्य शर्तें होती हैं। यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो होता है खत्म, आपका जो सिलेबस है वो होता है बुक 1 का खत्म, ठीक है। अब हम मिलते हैं जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।